हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, मीनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एंड गैप जो है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है और इनका इम्पैक्ट करेंगे हम इनकम पे, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंट डिमांड से। डेफिशिएंट डिमांड जो है इसके लिए मैं डायग्राम को ही स्टार्ट करती हूँ यूज करना, उससे ताकि हमें क्लैरिफाई भी हो जाए। दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपने इनकम लेनी है, आउटपुट लेना है और एम्प्लॉयमेंट लेना है। यहाँ पे हमें लेना है एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस पे और एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज ओरिजिन, 45 डिग्री लाइन बनाएंगे हम, ए एस इज इक्वल टू वाई और साथ में हम बनाएंगे AD कर्व। दिस इज AD। नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दिस लेवल दिस इज अ OY, income level, output level and employment level. Now due to some reasons there is a fall in aggregate demands. Any reason, okay, due to any reason there is a decrease in aggregate demand in an economy. Now aggregate demand is 81, okay. Now 81, new interaction point of AS and AD1 is E1 and new income level is Y1. Now let us see. Due to decrease in aggregate demand, there is also decrease in aggregate supply, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सप्लाई है शॉर्ट टर्म पीरियड में वो उसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास होती है। तो अगर डिमांड कम हो रही है तो वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेंगे प्रोडक्शन में डिक्रीज करके। अब ये इकोनॉमी में बेसिकली डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी डेफिशिएंट डिमांड की, हमें कितनी डिमांड की जरूरत थी, इस लेवल की डिमांड की जरूरत थी टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम, ओके। बट we have a demand in an economy which is less than aggregate demand, which can be equal to full employment level demand, okay. So deficient demand is a demand which is less than aggregate supply which is required, or aggregate output which is required to maintain full employment level or corresponding to full employment level. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी सप्लाई है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए चाहिए। बट आर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन दिस लेवल, सो दिस इज अ डेफिशिएंट डिमांड, ओके। तो आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि किस लेवल के लिए से कम है वो लेवल ऑफ आउटपुट जिससे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर दिस इज अ डेफिशिएंट डिमांड एंड दिस gap is deflationary gap. Why it is deflationary? Because इससे इकोनॉमी में रिडक्शन हुआ है। पहले इतना आउटपुट हो रहा था, इकोनॉमी की इनकम का लेवल ये था, इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट का लेवल ये था। अब इम्पैक्ट देखेंगे डेफिशिएंट डिमांड का हम। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड, नाउ दिस इज अ E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट. At this point there is a decrease in income level of an economy. Now we have a OY1 income level, and due to this there is a decrease in output. Efficient की वजह से output भी कम हो गई है और employment भी कम हो गया है। ये पूरा full employed, सभी resources काम कर रहे थे। अब क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई कम हो गई है, तो इतने रिसोर्सेज भी हमारे अनएम्प्लॉयड हो गई हैं। रिडक्शन इन employment level, reduction in output level and reduction in income. तो ये इम्पैक्ट है डेफिशिएंट डिमांड का इकोनॉमी के डिफरेंट
वेरिएबल्स के ऊपर जो आप बता सकते हो। और नाउ दिस इज अ रिजर्व कैपेसिटी विच वी कैन यूज इन फ्यूचर व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को भी हम डायग्राम से ही समझेंगे। ये इनिशियल एडी डिमांड कब है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इनिशियल डिमांड कब जो है वो E1 पे इक्विलिब्रियम लेवल पे है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। तो दिस इज इनिशियल पॉइंट वेयर AD and AS both are equal and this is equilibrium level of national income, employment and output। इतना प्रोडक्शन करोगे तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होएगा। अब हम समझते हैं अगर इकोनॉमी में due to any reason there is increase in aggregate demand. Now this is our new AD1. This is initially deficient demand, जो equilibrium level था AD1 और AS का यहाँ पे वो बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कर्व से था। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं एंड दिस इज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम जो हम पहले कर चुके हैं। तो दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। ओके, एट दिस लेवल दिस शुड बी इनकम लेवल एंड दिस शुड बी output level and this should be employment level. According to this situation now there will be increase in income, there will be increase in output and employment, but actual में ऐसा नहीं होगा because we have only this amount of resources, only this amount, and this is a full employment equilibrium. We have already using all resources, we have no excess capacity, and when there is increase in demand after this level we can't increase supply. Reason? There is already full employment. जब आपके पास रिसोर्स ही नहीं है तो आप कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ऑलरेडी फुल है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और रिसोर्स नहीं है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इकोनॉमी में सिर्फ डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ पाई, इतनी नहीं हो पाई सप्लाई। तो ये जो गैप रह गया, ये गैप, इसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। ये क्या है, ये डिमांड जो हमें इतनी होनी चाहिए थी ये उससे ज्यादा हो गई है, इस लेवल पे होनी चाहिए थी, इतनी ज्यादा हो गई है फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एडी एक्सेस डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कोरस्पॉन्डिंग ये है। तो इस लेवल से जब एडी ऊपर चला गया है तो दिस इज अ एक्सेस डिमांड एंड दिस गैप, ये जो गैप है इसको हम एक्सेस डिमांड को यहाँ पे लिख देते हैं एंड दिस गैप इज इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों है इन्फ्लेशनरी गैप? क्योंकि इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा इकोनॉमी में। इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम रह गई है, तो प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे इनकम पे, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइसेस पे। जब एक्सेस डिमांड हुई इकोनॉमी के अंदर, हम इतना ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे थे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे था, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर, वी हैव ऑलरेडी फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो इससे क्या है, ना तो हमारी इकोनॉमी की आउटपुट में कोई चेंज आया, नो चेंज, ना हमारी इकोनॉमी की इनकम में कोई चेंज आया, ना ही हमारी इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज आया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे थे, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अब बचा प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल। हम ओवरऑल इकोनॉमी के प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, तभी मैं जर्नल वर्ड यूज कर रही हूँ, प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल से क्या हुआ, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है डिमांड ज्यादा होने से।
अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी की इनकम नहीं बढ़ेगी। कौन सी इनकम नहीं बढ़ेगी? रियल इनकम नहीं बढ़ेगी। रियल इनकम मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, बट देयर विल बी इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम इन मॉनेटरी टर्म। व्हेन prices will increase, you are producing 100 units of commodities, prices can rupee each commodity 1000 हमारी इनकम थी इकोनॉमी की। now what will happen after change in demand? We are producing same 100 units because we have no reserve capacity, but prices now is 20, so nominal income is 2000, which shows increase in income. This is nominal income, but real income, units of commodities and goods and services remain the same. So there is no change in real income, but there will be increase in nominal income because there is a increase in journal price level. होपफुली आपको ये समझ आया होगा। हम अगली क्लास में करेंगे कि ये जो सिचुएशंस अराइज हो गई हैं एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की, जिससे इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं या प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो ये दोनों सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो हाउ वी कैन करेक्ट दीज सिचुएशंस, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस। थैंक यू सो मच।